हेलो बालको, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा है सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट लेक्चर जिसे बोलते हैं एंजाइम्स। देखो भाई, एंजाइम्स क्या काम करते हैं। देखो, कोई भी रिएक्शन चल रही हो ना, एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रिएक्शन बहुत स्लो चल रही है और उस रिएक्शन को मुझे फास्ट करवाना है तो मैं यूज कर लूंगा बेटा एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, सब जानेंगे आज के लेक्चर में। बने रहिएगा आखिरी तक, ठीक है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। चलो भाई, स्टार्ट कर रहे हैं बाबा एंजाइम्स के बारे में। ठीक है देखो, हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं बेटा वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। मतलब जितने भी एंजाइम्स के स्ट्रक्चर होंगे वो सब किसके बने होंगे, प्रोटीन्स के बने होंगे। क्या सारे ही प्रोटीनेशियस होते हैं? नहीं, कुछ न्यूक्लियिक एसिड्स होते हैं हमारे जो बिहेव करते हैं लाइक एंजाइम्स। न्यूक्लियिक एसिड में भी मेनली कौन, बेटा आरएनए। क्या? आरएनए। तो मेनली मेरे पास सारे एंजाइम्स, मेनली क्या, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स मेरे पास प्रोटीन के बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लियिक एसिड्स हैं, उनमें भी कौन बेटा, आरएनए, है ना। तो वो एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, ऐसे एंजाइम्स को वो न्यूक्लियिक एसिड मतलब बेटा आरएनए। डीएनए भी होता है लेकिन आरएनए वाला पार्ट, ठीक है ना, आरएनए वाला पार्ट एक्ट एज एन एंजाइम। ऐसे एंजाइम को बोलते हैं बेटा राइबोजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोजाइम्स। एक और एंजाइम है बेटा जो कि नॉन प्रोटीन है, जिसे बोलते हैं राइबोन्यूक्लियस पी। दो एग्जांपल याद रख लेना भाई, राइबोन्यूक्लियस पी। तो बाकी सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीनेशियस यानी प्रोटीन के बने हुए हैं, सिर्फ राइबोजाइम्स एंड राइबोन्यूक्लियस पी को छोड़ के, जो कि क्या है बेटा, न्यूक्लियिक एसिड है। वेरी गुड। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपको एंजाइम का डायग्राम लाना है, देखो वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। समझो मेरी बात। देखो, एक अगर मुझे एक एंजाइम के बारे में जानना है, डायग्राम लाना है, तो अगर एक ये लाइन है ना बेटा, ये लाइन, इस लाइन को आप लोग क्या समझ सकते हैं, एक एंजाइम समझ सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटिनरी, राइट। तो टर्शरी वाले में मैंने कहा था मेनली हमारी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टर्शरी स्ट्रक्चर करता है, और उसमें बेस्ट एग्जांपल बताया था मैंने आपको, एंजाइम, राइट। चलो अब देखो आगे, अब आगे समझते हैं। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। अभी आगे बताऊंगा जो इनसेटिक चीज आती है, बहुत अच्छी बात आएगी, देखना। when you look at a tertiary structure, है ना, upon itself the chain itself crisscross itself and hence many crevices और pockets are made। देखो अब क्या कहना चाह रहा हूं, समझो। देखो, हमारा जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो प्रोटीनेशियस है, यानी प्रोटीन का बना हुआ है। अब ये प्रोटीन बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है और टर्शरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, राइट। अब ये टर्शरी स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, टर्शरी स्ट्रक्चर याद करो, मैंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। तो उसमें क्या था, ऐसे वुलन टाइप का पूरा वो जो जाला होता है पूरा, वो क्या करता है, ऐसे फोल्ड हो जाता है। तो जब ये सारा का सारा स्ट्रक्चर ऐसे करके फोल्ड होता है ना बेटा, ऐसे करके फोल्ड होता है, तो कहीं ना कहीं पे बेटा ये ऐसे करके धीरे धीरे, एक सेकंड दिखाओ मैं आपको अलग कलर से दिखाता हूं, ऐसे करके क्या करता है ये पॉकेट्स, ये देखो, ये पॉकेट्स बना लेता है। देख रहे हैं आप लोगों को, ये पॉकेट्स बना लेता है। ये देखो यहां पे भी बनाया मैंने, क्या, ये पॉकेट्स बना लेता है। इसे बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं क्रिवाइसिस। क्या बोलते हैं? क्रिवाइसिस, या मैं बोलूं बेटा पॉकेट्स, यही एंजाइम की बेटा एक्टिव साइट कहलाती है। एंजाइम की क्या कहलाती है? ये एक्टिव साइट। कहने का मतलब यहीं पे सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, क्या करेगा बेटा, जुड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, जब टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है, खूब सारी फोल्डिंग होती है, एक वुलन बोल्ड नहीं स्ट्रक्चर दिखता है, तो उसके अंदर बेटा मुझे पॉकेट्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? पॉकेट। उसको बोलते हैं बेटा क्राइविसिस या पॉकेट्स, जो कि एक्टिव साइट है बेटा एंजाइम की। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो, वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट, है ना। तो एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रिवाइस और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स। कहने का मतलब एक्टिव साइट वो जगह है जहां पे आके सबस्ट्रेट फिट होगा, है ना। उसके बाद क्या करेगा, दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटेलाइज रिएक्शंस एट अ हायर रेट। समझो, इस एक्टिव साइट पे आके जोड़ेगा और एंजाइम जो होगा हमारी रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा मतलब उसको आगे बढ़ाएगा और हायर रेट पे जल्दी कराएगा। अरे मेरी बात से मैं नहीं आई। अब देखो आगे पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है भाई, पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है, इसको तड़क फड़क नहीं करनी, फुल ऑन एनसीईआरटी है। अब देखो
एंजाइम्स कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वेज। देखो अब एंजाइम भी हमारे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। देखो कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं बेटा जो हमारी रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिएक्शन की, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसकी रेट को इंक्रीज करते हैं। अब रेट क्या होता है बेटा? बताऊंगा रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। केमिस्ट्री वाले तुम तो पढ़ चुके होगे, ठीक है। अब देखो ये कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं बेटा। अगर तो मुझे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला है, क्या मिला है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला है, तो ऐसो को बोलते हैं बेटा बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर अच्छा यही बायो कैटलिस्ट बेटा क्या है? यही बायो कैटलिस्ट है बेटा एंजाइम्स। क्या है? एंजाइम्स हैं। क्या है बेटा? एंजाइम्स है। और ये एंजाइम्स किसके बने हुए हैं बेटा? ये एंजाइम्स बने हुए हैं प्रोटीन्स के। किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के। और प्रोटीन्स हमारा क्या है बेटा? ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं क्या कि ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हुआ? क्या हुआ बेटा? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हुआ। क्या मेरी बात समझ में एक ही नहीं आई? भाई सिंपल सी बात है, कैटलिस्ट वो चीज है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करती है। अब कैटलिस्ट हमें क्या मिलते हैं? अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन कैटलिस्ट को बोलते हैं बेटा बायो कैटलिस्ट। बायो मतलब लिविंग, राइट। अब ये बायो कैटलिस्ट क्या है? हमारे एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स है वो चीज, ठीक है। वो एंजाइम्स किसके बने हुए बेटा? प्रोटीन के बने हुए हैं। और वो प्रोटीन ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल था। तो ये वाले जो एंजाइम्स है हमारे बेटा वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। क्या है? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। एक होते हैं बेटा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट मतलब क्या होते हैं? ये वो कैटलिस्ट होते हैं जो हम लोग कहां यूज करते हैं? लैब के अंदर, है ना। जो लैब के अंदर कैटलिस्ट यूज होते हैं वो बेटा लैब के अंदर जो कैटलिस्ट यूज होते हैं उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। और जो लिविंग में हो रहे हैं उसे बोलते हैं बेटा बायो कैटलिस्ट, यानी एंजाइम्स जो कि प्रोटीन के बने हैं, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है और जो कि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। तो ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बेटा आपस में डिफर करते हैं। क्या डिफर करते हैं दिखाता हूं। देखो वैसे तो बहुत तरीके से डिफर करते हैं, बट वन स्पेसिफिक डिफरेंस जो एनसीईआरटी बताएगी, देखो वन मेजर डिफरेंस क्या बताएगी। देखो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जो हमारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बड़े आसानी से काम कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, जो हमारे बायो कैटलिस्ट हैं, वो डैमेज कर जाते हैं एट हाई टेम्परेचर से अबव 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुंचेगा, कहानी खत्म। लेकिन समझो हमारे अगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, देखो बेटा कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रहते ही कहां है? एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में रहते हैं। क्या रहते हैं? एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में। देखो लिखा है यहां पे, हाउएवर एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म who normally live under extremely high temperature। मतलब मैं ऐसे ऑर्गेनिज्म में से एंजाइम्स निकालूं जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे रहते हो। जैसे एग्जांपल देखो बेटा हॉट वेंट्स या सल्फर स्प्रिंग्स, है ना। उनके जो एंजाइम्स होते हैं बेटा वो स्टेबल होते हैं और वो रिटेन करते हैं अपनी कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर। एग्जांपल देखो अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले से ऐसी गर्मी में, ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहने की आदत है, उनमें से अगर मैं एंजाइम्स निकालूं, बात समझ में आ रही है, तो वो एंजाइम्स बेटा, वो एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करेंगे? वो बढ़िया तरीके से काम करेंगे एट 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात में कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो बेचारे एट पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे जाके खराब हो जाते हैं। रीजन क्या है बेटा? क्योंकि एंजाइम्स बने हैं बेटा प्रोटीन के। एंजाइम्स बने हैं प्रोटीन के, और ये प्रोटीन को जब हाई टेम्परेचर मिलेगा तो प्रोटीन क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है डीनेचर्ड, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो खराब हो जाता है। और अगर वो खराब हो गया मतलब वो टूट गए बॉन्ड्स, तो फिर वो काहे का प्रोटीन, और अगर प्रोटीन ही नहीं रहा तो फिर वो काहे का एंजाइम। भाई क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे बोलो यार। आई थिंक सारी बातें समझ में आ रही है। चलो अब आगे पढ़ते हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाऊंगा, समझते चलो। अब केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझते हैं। पहले देखो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स। इस एंजाइम्स को समझे कैसे, चलो समझते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन समझते हैं। देखो जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो दो टाइप्स ऑफ चेंजेस में जाते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे सीसी, केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे, कलर चेंज कर देते हैं। केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेटा दो तरीके के चेंजेस में जाते हैं। एक होता है बेटा फिजिकल चेंज, एक होता है क्या?
फिजिकल चेंज, वेरी गुड। अगर मेरे को कोई भी रिएक्शन हो रही होगी तो कोई भी केमिकल होगा वो हमेशा दो चेंज दिखाएगा, एक होगा फिजिकल चेंज और एक होता है बेटा केमिकल चेंज। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है देखो समझाता हूं, आओ पढ़ते हैं, एनसीईआरटी रीड करते हैं, सब कुछ एनसीईआरटी से पढ़ना है आज। देखो, a physical change simplifies refers to a change in shape without breaking of bonds। समझो मेरी बात, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में गया है तो पहला जो चेंज आएगा वो आएगा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में ये नहीं कि उनके बीच में बॉन्ड टूट जाएंगे, बॉन्ड नहीं टूटेंगे। सबसे पहले क्या होगा, उस केमिकल का क्या होगा, उस कंपाउंड का क्या होगा, पहले शेप चेंज होगा। क्या होगा? शेप चेंज होगा बेटा, इसको कहते हैं फिजिकल प्रोसेस। ये तो पहला प्रोसेस है। एक और फिजिकल प्रोसेस होता है बेटा, एक और फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, चेंज होता है बेटा स्टेट के अंदर, स्टेट ऑफ मैटर के अंदर चेंज होगा। जैसे मान लो आइस है, बर्फ है, वो पानी में घुल गई, पानी में चेंज हो गई, है ना, या फिर कोई पानी है वो वेपर यानी भाप में चेंज हो गया। तो ये दोनों की दोनों चीजें फिजिकल चेंज में बेटा क्या क्या आ गया, फिजिकल चेंज में आ गया। एक तो पहला आ गया बेटा चेंज इन शेप, पहला तो आ गया चेंज इन शेप। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? चेंज होगा शेप में, और दूसरा होगा बेटा चेंज इन मैटर। चेंज इन मैटर मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल कंपाउंड पहला दिखाएगा फिजिकल चेंज, और फिजिकल चेंज में होगा क्या, या तो शेप चेंज होगा पहले, उसके बाद मैटर चेंज होगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये दोनों के दोनों दीज आर आल्सो फिजिकल प्रोसेसेस। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या होगा, अब बेटा क्या होगा, हाउएवर व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। अब क्या होगा, अब बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, है ना, उसे बोलेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये इंक्लूड होगा बेटा केमिकल चेंज के अंदर। किसमें इंक्लूड होगा? केमिकल चेंज के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो यार, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल में देखो यहां पे क्या दिखा रखा है, यहां पे रिएक्शन दे रखी है कि BaOH होल 2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस H2। देखो क्या हुआ क्या, सिंपल सी बात है। देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड था, है ना, H2SO4 था, देखो ये टूटे, ये देखो ये क्या हुआ होगा इसके अंदर, पहले इसके अंदर कुछ चेंज आया होगा, कुछ शेप में चेंज आया होगा। जैसे ही शेप में चेंज आया होगा इनके, फिर इनके बीच के बॉन्ड्स टूटे होंगे, तो ये क्या हो गया, फिर कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, कुछ नया यहां पे जुड़ गया होगा। देखो BaSO4, कितनी सिंपल सी बात है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। अब देखो सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब अगर मैं स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करूं और ग्लूकोज बनेगा, वो एक तरीके का क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ऑर्गेनिक मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो रेट ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। अब देखो कैसे पता लगाओगे रेट, कैसे पता लगाओगे रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे पता लगाओगे रेट ऑफ रिएक्शन? समझो, मान लो ये कोई एक सबस्ट्रेट है मेरे पास, मान लो कोई ये क्या है, सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट जो होगा धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, बी यानी प्रोडक्ट में। किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। कितना टाइम लिया, मान लो कुछ लिया, टाइम लिया बेटा इसने टी, टाइम लिया टी। तो मैं बोलूंगा कि इस रिएक्शन की रॉड यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट मतलब एक सेकंड में कितना प्रोडक्ट बना सबस्ट्रेट से, उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको कैसे शो करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा P बाय डेल्टा T। किसे शो करते हैं? डेल्टा P बाय डेल्टा T। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया यार, सारी बातें समझ में आ रही है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, अब देखो रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। समझो मेरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने अभी आपको समझाया, रेट को ही हम लोग वेलोसिटी भी कह देते हैं अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। डायरेक्शन स्पेसिफाइड मतलब अगर मुझे पता है कि इससे यही बन रहा, तो मैं इसी रेट को बेटा बोलूंगा, इसी रेट को मैं इसमें बोलूंगा वेलोसिटी, कि कितनी स्पीड से ये ए वाला सबस्ट्रेट बी यानी प्रोडक्ट पी में चेंज हो जा रहा है। क्या मेरी पी नहीं सॉरी बी, एग्जांपल बी के लिए बी ही लेता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझो मेरी बात बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन बताया मैंने कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम।
यही इसी रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा मैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकता हूं। लेकिन इस रेट ऑफ रिएक्शन को मैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन तभी बोलूंगा जब मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाइड होगी। डायरेक्शन स्पेसिफाइड मतलब देखो, कोई मेरा सबस्ट्रेट है ए, ये सबस्ट्रेट मुझे पता है इसी डायरेक्शन में जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा बी, है ना। तो इसी में मैं क्या बोलूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, वही सेम चीज, प्रोडक्ट यानी बी बाय कितना टाइम में, है ना। इसी को बेटा मैं वेलोसिटी भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? वेलोसिटी भी कह सकता हूं। क्या मेरी बात क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब देखो आगे, रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। ठीक है ना। देखो ये जो रेट है केमिकल रिएक्शन का, ये बहुत तरीके से चेंज होता है। क्या होता है? बहुत तरीके से चेंज होता है। ये लाइन आप देखो, एक जनरल थंब रूल है दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ। ये लाइन बेटा मैं आपको बाद में समझाऊंगा, नोट करके रख लो, नोट करके रख लो। ये लाइन, ये पैराग्राफ यहां से लेके यहां तक थोड़ी देर में समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा जरूर, टेंशन मत लो, टेंशन मतलब धोखा नहीं देगा मैं। ठीक है ना। अब देखो, कैटेलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन द अनकैटेलाइज्ड वंस। कहने का मतलब क्या कह रहा है, अगर कोई रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के चल रही, बिना एंजाइम के चल रही, और मैं अगर एंजाइम डाल दूं उसके अंदर, तो वो वेरी फास्ट रेट पे चलेगी, जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा एज कंपेयर टू ऐसी रिएक्शन जिसमें मैं कैटलिस्ट का यूज नहीं कर रहा। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? देखो, व्हेन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, एंजाइम काम करते रिएक्शन में, द रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटलिस्ट रिएक्शन। अरे मेरी बात समझ में नहीं आई? अगर यही सेम रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के होगी, बिना कैटलिस्ट के होगी, तो वो रिएक्शन बहुत ही स्लो चलेगी। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? यहां पे एक बेहतरीन एग्जांपल दे रखा है, बेहतरीन एग्जांपल दे रखा है। देखो देखो, ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को अगर इसकी रिएक्शन चले तो बेटा ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। क्या मेरी बात में कि नहीं? कार्बोनिक एसिड बनाता है। सेम चीज टूटता भी है, ऐसे करके टूट भी जाता है। ठीक है। और ये कार्बोनिक एसिड आगे जाके टूटता है बेटा, आगे जाके टूटता है H प्लस प्लस HCO3 माइनस। एनसीईआरटी ने पूरा बता नहीं रखा, ये आगे रिएक्शन और चलती है, ऐसे ऐसे होता है H प्लस प्लस HCO3 माइनस। अरे क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन हम अभी तक क्या कर रहे हैं, हम इतना ही याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब मिलते हैं आपस में तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, जब ये रिएक्शन बिना एंजाइम के चल रही थी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। समझ रहे हो मेरी बात? जब ये रिएक्शन बिना एंजाइम के चल रही थी तो मुझे बहुत ही स्लो चल रहा था, सिर्फ 1 घंटे में कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे। लेकिन जब मैंने इसके अंदर बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम यूज किया, क्या यूज किया? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम यूज किया। अब देखो, जैसे इसको यूज किया, भाई साहब क्या हुआ, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहां प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो यहां लिखो, देखो कि लिखा हुआ है, however by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically with about 6 lakh molecules being formed every second। ओ भाई साहब, जो रिएक्शन में प्रोडक्ट 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, अब वो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनने लग गए विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो पहले से ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था। ये होता है बालक, ये होता है फर्क। अरे क्या मेरे पास में कि नहीं आई? कहने का मतलब देख, कहने का मतलब द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। कहने का मतलब इस एंजाइम ने इस रिएक्शन की रेट को 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा दिया। भाई साहब, द पावर ऑफ एंजाइम्स इज इनक्रेडिबल इंडीड। हैरान करने वाली बात है, इन एंजाइम्स में क्या पावर है भाई, है ना। अब देखो, देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, है ना, और वो हर एक एंजाइम अपनी अपनी यूनिक केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटलाइज करता आ रहा है ना। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है बेटा जो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती है ना, जहां पर
ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम। कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती है बेटा, कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती है जहां पे मल्टीपल स्टेप में रिएक्शंस हो रही है, और उन मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस में हो सकता है कि एक ही एंजाइम काम करे और मल्टीपल एंजाइम काम करे, है ना बेटा। ऐसे को बोलते हैं बेटा मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है बेटा कि ग्लूकोज जो कि हमारा 6 कार्बन का होता है वो टूटता है बेटा, 6 कार्बन का होता है वो टूटता है पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड में। अरे इतना तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। कितने कार्बन का होता है ये? 3 कार्बन का होता है। अब मेरी बात समझो, ये टोटल रिएक्शन बेटा 10 स्टेप रिएक्शन है। क्या है? 10 स्टेप की रिएक्शन होती है ये, 10 स्टेप की, और इसमें हर एक स्टेप में बेटा अलग अलग एंजाइम्स यूज होते हैं, इसलिए इसको मैं मेटाबॉलिक पाथवे भी कहता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे आई थिंक सारी बातें क्लियर है। एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विद 1 or 2 एडिशनल रिएक्शंस गिव्स राइज टू वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स, है ना। जब ये रिएक्शंस चलती हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट। जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर एनारोबिक कंडीशंस के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। समझो मेरी बात, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, किसकी कमी होती है? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी कब होती है? जब हमारे टिश्यूज बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। अब हमारे टिश्यूज बेटा बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन ज्यादा यूज कर लेते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन की या उन टिश्यूज को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो हमारी शरीर क्या करता है? ऑटोमेटिकली एनारोबिक कंडीशन बना देता है, और क्या बन जाता है बेटा? लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना। ये कैसे, कहां पढ़ोगे अच्छे से? ये और अच्छे से पढ़ोगे आप लोग। कहां पे? वेरी गुड। कहां पढ़ोगे? हाँ, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। सेम चीज बेटा एनारोबिक कंडीशन के अंदर, हमारे अंदर ईस्ट के अंदर क्या होता है? ईस्ट के अंदर इथेनॉल बन जाता है। ईस्ट के अंदर क्या बन जाता है? इथेनॉल बन जाता है। कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है, कुछ कुछ बातें आपको समझनी है। अरे मेरी बात में है कि नहीं? ये सिर्फ रटने वाली बात है, रटना भी नहीं पड़ेगा भाई, रटना भी नहीं पड़ेगा। पॉइंट ये है यहां पे, क्योंकि जब आपको मैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ाऊंगा वहां पे ये पूरा कंसेप्ट ही पढ़ाऊंगा। अरे क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहां पे बस इतना समझ लो, छोटी छोटी बातें समझ लो। अब देखो, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। अब ये एंजाइम्स कैसे क्या करते हैं ये समझते हैं। देखो, एक एक बेटा एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा रहा हूं, एक एक बेटा एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा रहा हूं। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल मोर। हम लोगों को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, थोड़ा सा और। मैं आपको पहले यही समझाता हूं जो इसने बता रखा है। देखो, कोई भी एंजाइम है, कोई भी एंजाइम है, मान लो दिस इज द एंजाइम, दिस इज द एंजाइम, तो दिस इज द एंजाइम, और ये एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, तो ये एंजाइम की क्या होगी बेटा? एक्टिव साइट। ये एंजाइम की क्या होगी बेटा? एक्टिव साइट। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये होगी एंजाइम, ये हो गया बेटा ई से एंजाइम। अब इस एंजाइम में बेटा, सॉरी, अब इस एंजाइम में देख, इस एंजाइम में क्या होगा? सबस्ट्रेट आएगा। क्या आएगा? सबस्ट्रेट आएगा। मान ले बेटा ये है सबस्ट्रेट, ये क्या है? सबस्ट्रेट। अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर क्या करेंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। देख दोबारा बना रहा हूं यहां पे, क्या होगा? आपस में क्या करेंगे? एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जिसे बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देख, ये दोनों जुड़ गए आपस में, ये दोनों जुड़ गए आपस में, ये दोनों जुड़ गए आपस में, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा ई एस कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? ई एस कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब एक एंजाइम आया, एंजाइम के पास एक्टिव साइट थी जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होगा, सबस्ट्रेट अटैच हुआ तो क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो एंजाइम होता है इस सबस्ट्रेट को बेटा कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर। किस में कन्वर्ट करता है? प्रोडक्ट के अंदर। देख, अब की बार ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, इस एंजाइम ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? ये देख, ये कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में। अब ये प्रोडक्ट हो गया, तो अब ये जो बन गया, ये बन गया बेटा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और जब ये कॉम्प्लेक्स, जब ये एंजाइम बन जाता है, जब ये प्रोडक्ट बन जाता है, तो क्या होता है? देख, एंजाइम अलग हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है, और हमारा प्रोडक्ट बेटा देख अलग हो गया। प्रोडक्ट क्या हो गया? अलग हो गया। कहने का मतलब देख, पूरी रिएक्शन में अब ये एंजाइम, अब ये जो एंजाइम है ये फिर से अवेलेबल है कि दोबारा सबस्ट्रेट पकड़ेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे मेरी बात में है कि नहीं? पूरी रिएक्शन में देखो, पूरी रिएक्शन में देखो, एंजाइम यूज नहीं हो रहा, एंजाइम कंज्यूम नहीं हो जा रहा, एंजाइम खत्म नहीं हो जा रहे। अरे मेरी बात में है कि नहीं? एंजाइम बस सबस्ट्रेट को पकड़ता है
उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है और उसके बाद वो वापसी एंजाइम वैसे का वैसा अवेलेबल हो जाता है कि दोबारा सबस्ट्रेट पकड़ेगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा, फिर एंजाइम दोबारा वैसे का वैसे ही रह जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब देख, अब मैं इसको जरा सारा मिटाऊं, जरा एक बारी मौका दे, इसको जरा मैं मिटाऊं भी क्या, तो यहीं लिख देता हूं। होता क्या है, सबसे पहले देखो हमारा एंजाइम होता है, एंजाइम को सबस्ट्रेट मिलता है, बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होता है बेटा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। और फिर क्या होता है, एंजाइम अलग हो जाता है फिर से और प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, आई थिंक सारी बातें क्लियर है। अब देखो, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। अपने को पता है एक्टिव साइट पे क्या होना है, सीधा बता दो भाई, कमेंट्स में बता दो, सबस्ट्रेट जुड़ना है। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू अ रिएक्शन, द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। अब वो केमिकल जो प्रोडक्ट में चेंज होगा उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, और वो सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पे जुड़ेगा। देख, हेंस एंजाइम्स प्रोटीन्स के हैं विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट कन्वर्ट अ सब्सटेंस इनटू अ प्रोडक्ट। सिंबलिकली दिखा रखा है, देख सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा। अब आगे देख, इट इज नाउ अंडरस्टैंड दैट सबस्ट्रेट एस हैज टू बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट विद इन अ गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। बात समझ में आई? एंजाइम को, सबस्ट्रेट को एंजाइम पे बाइंड करना होगा एक्टिव साइट पे, उसी पॉकेट के अंदर। द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। क्लियर है ना? एक ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन बनाएंगे जिसे बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहां पे ES बताया, E स्टैंड्स फॉर एंजाइम और S स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट। नाउ ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये बेटा ट्रांजिएंट फिनोमिना है। ट्रांजिएंट फिनोमिना मतलब ये हमेशा के लिए बना नहीं रहेगा, ये टूटेगा, ये चेंज होगा, ये अनस्टेबल है। बात समझ में आई? तो ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम ऑन एक्टिव साइट अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। समझो, जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ गया तो एक नया चीज बन गई जिसे बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग इज कंप्लीटेड द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। अब जो भी होगा, बॉन्ड टूटेगा, प्रोडक्ट बनेगा, कुछ भी होगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट उस एक्टिव साइट से रिलीज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ क्या, एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर था सबस्ट्रेट का वो ट्रांसफॉर्म हो गया है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट का। अरे बात में आई कि नहीं? तो ये जो पाथवे है, दिस कन्वर्जन, द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो स्ट्रक्चर था कभी सबस्ट्रेट था वो आज प्रोडक्ट में चेंज हो गया, कुछ अलग बन गई, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। देखो ये जो क्या हुआ है, इधर देखो, ये जो सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बना है, ये जो सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, इन सब के ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये क्या हुई है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, क्या हुई है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। इनके बीच में बेटा बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेट के स्ट्रक्चर बने होंगे। ट्रांजिशन मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो बने फिर टूट गए, जो बने वो बने हुए रहे नहीं, वो बने चेंज हो गए, बने चेंज हो गए, बने चेंज हो गए, ऐसे को बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक बेटा सारी बातें एनसीईआरटी की एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है। अब देखो, देयर कुड बी मोर अल्टर स्ट्रक्चर स्टेट्स बिटवीन द स्टेबल एंड सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, है ना? इम्प्लिक्ट इन दिस स्टेटमेंट द फैक्ट दैट ऑल अदर फलाना ढिमकाना आर अनस्टेबल। मैंने क्या बोला? सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के अलावा बेटा जो भी बन रहा है रिएक्शन के बीच में वो सब के सब अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब बनेंगे टूट जाएंगे, बनेंगे टूट जाएंगे। Stability is something related to energy status of the molecule or the structure. Stability क्या होता है? Stability कुछ भी नहीं बेटा, डिपेंड करता है। Stability की अगर मैं बात करूं तो related to energy status, उस स्ट्रक्चर, उस मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल मुझे बताता है कि वो सबस्ट्रेट स्टेबल है कि नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Hence we look at this pictorially through a graph. It looks like a something in given 9.4. अब देख, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ये जो एंजाइम्स होते हैं एक्चुअली में करते क्या है। एंजाइम्स होते हैं बेटा एक्चुअली में करते क्या है, ये सीखने जा रहे हैं। देख बेटा, एंजाइम्स एक्चुअली में करते क्या है ये सिखाने जा रहा हूं, बहुत मजा आएगा समझना, बहुत मजा आएगा समझना।
एक सेकंड स्क्रीन को जरा बड़ा कर लूं, स्क्रीन को जरा बड़ा कर लूं कि व्हाट एंजाइम्स डू, व्हाट एंजाइम्स डू, वाओ व्हाट एंजाइम्स डू, ठीक है, क्या करते हैं। अब ये जानते हैं क्या करते हैं। देखो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, अगर मैं एक ग्राफ, इसको मैं ग्राफ से समझेंगे बेटा, किससे समझेंगे, ग्राफ से। एनसीईआरटी दिखाऊं मैं आपको पहले अगर, तो एनसीईआरटी भी देखो इसको बेटा ग्राफ से समझाती है। वाई एक्सिस पे लेती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे लेती है बेटा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो सेम चीज बनाऊंगा, सेम चीज बनाऊंगा, सेम चीज बनाऊंगा यहां पे देखो, सेम चीज बनाऊंगा। देखो अब मैं बता रहा हूं कि ये होता क्या है, होता क्या है समझना। देखो भाई, देखो भाई, मैंने एक ग्राफ बनाया, यहां पे मैंने क्या ले लिया बेटा, यहां पे ले लिया बेटा मैंने पोटेंशियल एनर्जी, क्या ले ली, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां ले लिया बेटा मैंने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखो होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टेबिलिटी, किसी भी चीज की स्टेबिलिटी, किसी भी चीज की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बेटा उसके एनर्जी लेवल पे, डिपेंड करती है उसके एनर्जी लेवल पे। अभी एनसीईआरटी ने ये बात बोली। अब मैं मानता हूं कि कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, उसमें सबस्ट्रेट को बेटा चेंज होना है प्रोडक्ट के अंदर, सबस्ट्रेट को चेंज होना है बेटा प्रोडक्ट के अंदर। अब देख, एक सबस्ट्रेट के पास भी खुद अपनी कुछ एनर्जी होती होगी, एक सबस्ट्रेट के पास भी खुद अपनी कोई एनर्जी होती होगी, उस एनर्जी को बोल रहा हूं बेटा मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल रहा हूं मैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब देख मैं कहता हूं मान ले ये सबस्ट्रेट है, मान लीजिए क्या है, एक सबस्ट्रेट है, तो इस सबस्ट्रेट की बेटा कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी, इसकी खुद की कोई ना कोई एनर्जी होगी। तो देख ये है बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे सबस्ट्रेट कोई भी एक केमिकल है जिसको मुझे प्रोडक्ट में चेंज करना है, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी केमिकल के अंदर या किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर बेटा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती ही होती है, उसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब समझो किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी तो है ही है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी तो है ही है जिसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब समझो इस सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट में चेंज होना है तो इसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको लेनी पड़ेगी। अब उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो एटलीस्ट इतनी एनर्जी उसको और चाहिए, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये एनर्जी, इतनी लेवल की एनर्जी इस सबस्ट्रेट को ना मिले तो ये कभी भी प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होना है बेटा प्रोडक्ट के अंदर। किसमें कन्वर्ट होना है? प्रोडक्ट के अंदर। अब ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना है तो इसको एक मिनिमम अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देनी ही पड़ेगी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? देखो देखो देखो, ये सबस्ट्रेट की लाइन खींच दी, ये सबस्ट्रेट की लाइन खींच दी, है ना, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने देख यहां पे दी, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मैंने दी है बेटा इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एक्टिवेशन एनर्जी इस सबस्ट्रेट को देनी पड़ी तब जाके बेटा ये चेंज हुआ किसमें? प्रोडक्ट के अंदर। देख अब जो आ रहा है नीचे, ये क्या आ रहा है बेटा? कोई प्रोडक्ट आ रहा होगा। अब ये प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से बेटा कम भी हो सकती है और सबस्ट्रेट के ज्यादा भी हो सकती है। अरे मेरी बात समझ ले, ठीक है ना? अलग अलग ग्राफ में समझाऊंगा, चल अलग अलग ग्राफ में समझाऊंगा। एक समझाता हूं पहले, देख एक समझाता हूं, ये देख, रुक जा, ठीक है? देख अब ये जो प्रोडक्ट बन गया, ये जो प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट की एनर्जी बेटा इस सबस्ट्रेट लेवल से ज्यादा भी हो सकती है, मतलब ये प्रोडक्ट की एनर्जी यहां भी रुक सकती है और इससे देख, इससे बेटा कम भी हो सकती है। देख इससे कम भी, इससे नीचे देख, या नीचे भी हो सकती है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया बेटा उसमें क्या है? उसमें मैंने ये एनर्जी प्रोडक्ट की नीचे बनाई है। समझो नीचे का मतलब क्या है? ये नीचे का मतलब क्या है? देख जो भी रिएक्शन हुई है, जो भी रिएक्शन हुई है उसमें सबस्ट्रेट की एनर्जी ऊपर थी, प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे थी, तो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हुआ है। तो वो किस फॉर्म में हुआ होगा बेटा? हीट के फॉर्म में। मतलब कहीं ना कहीं हीट लॉस हुई है, कहीं ना कहीं हीट निकली है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट लॉस होती है, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी। कहने का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट के पास अपनी खुद की एनर्जी है, लेकिन उसको अगर प्रोडक्ट में चेंज होना है तो उसको एक अल्टीमेट एनर्जी लेवल और लेना पड़ेगा या उसको पार करना पड़ेगा। उस एनर्जी को बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। अगर उसके बिना उस उतनी एनर्जी और ना मिले तो कभी भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। अब जो प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी सबस्ट्रेट से नीचे भी हो सकती है और सबस्ट्रेट से ऊपर भी हो सकती है, मतलब सबस्ट्रेट से कम भी हो सकती है, सबस्ट्रेट से ज्यादा भी हो सकती है भाई। अगर सबस्ट्रेट से कम हुई, जैसे इस रिएक्शन में दिख रहा है, इस रिएक्शन में दिख रहा है सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब एनर्जी लॉस हुआ है, और एनर्जी लॉस हुआ है मतलब हीट के फॉर्म में लॉस हुआ होगा। और अगर इस रिएक्शन में हीट लॉस हुई है तो ऐसी रिएक्शन को बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट बेटा ऊपर दिखता है, ऊपर की तरफ होता है, और प्रोडक्ट नीचे की तरफ होता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा क्लियर है। अब देख, ये तो होगी नॉर्मल रिएक्शन की बात। अब अगर इसी रिएक्शन में मैं एंजाइम डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? एंजाइम क्या करता है बेटा? एंजाइम क्या करता है? एंजाइम इसी रिएक्शन को, इसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को छोटा कर देता है। क्या कर देता है? छोटा कर देता है। तो देख, अब की बार एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ कितनी हो गई? एक्टिवेशन एनर्जी होगी AE, लिख रहा हूं बेटा, AE हो गई विद एंजाइम। क्या हो गया? विद एंजाइम। समझो मेरी बात, विदाउट एंजाइम मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी, इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी, और विद एंजाइम जरा सी एनर्जी और दी तो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर बेटा? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो व्हाट एंजाइम्स डू, एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा? एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देते हैं। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दिया, देख तो पहले जब विदाउट एंजाइम की बात करूं तो विदाउट एंजाइम देख यहां पे कितना टाइम लग रहा था एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचने के लिए, लेकिन वहीं पे यहां पे देख तो एंजाइम को कम टाइम लगेगा एक्टिवेशन एनर्जी में पहुंचने में, तो जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया। सेम चीज बेटा एक और यहां पे बना दे रहा हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। किसका? एंडोथर्मिक रिएक्शन का बना दे रहा हूं। ये देख कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे मैं बनाऊंगा क्या? यहां पे मैं बनाऊंगा प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अब देख, इसमें सबस्ट्रेट रहेगा नीचे लेवल पे और प्रोडक्ट रहेगा देख बेटा ऊपर एनर्जी लेवल पे। दिख गया? सबस्ट्रेट रहेगा नीचे लेवल पे, प्रोडक्ट रहेगा ऊपर वाले पे। कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर सबस्ट्रेट में पहले एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट में ज्यादा थी, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी इसके अंदर रह गई होगी, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी रह गई होगी तो हीट के फॉर्म में रही होगी, हीट अंदर ही रह गई, मतलब कैसी रिएक्शन हो गई? एंडो यानी इनसाइड, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अरे एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा बेटा? सबस्ट्रेट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। आई थिंक सारी बातें क्लियर है। आई थिंक सारी बातें क्लियर है बेटा। अगर सारी बातें क्लियर है तो लेट्स गो टू दी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में बेटा सब कुछ सेम लिखा हुआ है जो मैंने तुम्हें यहां बता दिया, ठीक है, जो मैं तुम्हें यहां बता दिया। अरे मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। सब बता चुका हूं भाई, सब कुछ बता चुका हूं। देख, ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, है ना। एक हर कोई एंजाइम के पास एक साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और क्या बनाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स को होगा बेटा शॉर्ट लिव्ड होगा, अनस्टेबल होगा और डिसोसिएट हो जाएगा प्रोडक्ट्स के अंदर, है ना। और एंजाइम बेटा अनचेंज रहेगा, है ना। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, है ना। एंजाइम कभी भी चेंज नहीं होगा। देख कुछ क्या बोल रहा है ये? कुछ भी नहीं। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिले, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और फिर ये प्रोडक्ट एंजाइम से हट जाएगा और एंजाइम मुझे पुराना जैसा मिल जाएगा। ये दोबारा क्या करेगा? ये दोबारा बेटा क्या करेगा? ये दोबारा से इसको सबस्ट्रेट को पकड़ेगा। अरे बात में आई कि नहीं आई? अब इसी को लाइनों में बता रखा है, इसी को लाइनों में बता रखा है। पढ़ के देख ले, पढ़ के देख ले। देख पढ़ा देता हूं, देख। फर्स्ट, वाओ, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। सिंपल, कुछ नहीं है, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट से, फिट हो जाएगा। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। अब देख, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट एंजाइम में आया, और अब क्या होगा? अब क्या होगा
कि ये तो बाइंड हो गया ना, तो एंजाइम अपनी शेप को थोड़ा चेंज करेगा। क्यों करेगा? ताकि सबस्ट्रेट को अच्छे से पकड़ सके। इसको अच्छे से पकड़ लिया है ना। तो देख, जो एक्टिव ऑफ द एंजाइम, एक्टिव साइड एंजाइम की, वो अब क्लोजली प्रोक्सिमिटी है सबस्ट्रेट के साथ, और अब वो क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट के ब्रेक करेगा केमिकल बॉन्ड को, और क्या होगा, एक नया चीज बनेगा जिसे बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। और अब की बार जो ये एंजाइम होगा, ये सबस्ट्रेट के साथ नहीं होगा, किसके साथ होगा बेटा? प्रोडक्ट के साथ होगा। देखना, देख सिंपल सी बात है, एंजाइम सबस्ट्रेट पकड़ा, इसके बॉन्ड तोड़े, कुछ नया बॉन्ड बना होगा, तो अब की बार जो एंजाइम के साथ है वो सबस्ट्रेट नहीं, वो प्रोडक्ट है, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। नाउ द एंजाइम, अब आगे देख, नाउ द एंजाइम release the product of the reaction and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate, run through the catalytic cycle once again। अब ये एंजाइम फिर से फ्री हो जाएगा और नए सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा और फिर से रिएक्शन बेटा चलती रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देख, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? चलो पढ़ते हैं। देखो, अब मैं आपको बताऊं तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो होती है वो बहुत सारे कंडीशंस को चेंज कर, बहुत सारे कंडीशंस होती हैं ऐसी जो हमारे एंजाइम को इफेक्ट करती है। एंजाइम का मतलब उसके टर्शरी स्ट्रक्चर को ऑफ प्रोटीन को क्या करती है बेटा? अल्टर कर देती है ना। जैसे कि एग्जांपल क्या है बेटा? जैसे कि क्या क्या है फैक्टर्स, जैसे टेम्परेचर, पीएच, है ना, या फिर कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में, या फिर कोई ऐसा स्पेसिफिक केमिकल जो बाइंड कर दे रहा है एंजाइम के साथ। क्या बोला मैंने? समझाऊंगा। देख, सबसे पहले है बेटा टेम्परेचर और पीएच का। देख समझ, मैं यहां समझाता हूं। देख, मैंने एंजाइम एक्टिविटी ले ली यहां पे, और ये ले लिया बेटा पीएच। अब देख, हमारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं बेटा, वो एक पर्टिकुलर पीएच पे आपको एक मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? एक मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, है ना। अगर वो पीएच इस पीएच से कम होगा तो भी इनकी रिएक्शन, तो भी एंजाइम एक्टिविटी घटेगी। देखो, एंजाइम एक्टिविटी घटेगी, और पीएच ज्यादा होगा तो भी इस एंजाइम एक्टिविटी घटेगा। अरे मेरी बात समझ में नहीं? मतलब एक पर्टिकुलर पीएच पे हमारे एंजाइम्स सबसे बढ़िया काम करते हैं, सबसे एफिशिएंट काम करते हैं। उस पीएच को बोलते हैं बेटा, ऑप्टिमम पीएच। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पीएच। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम चीज आ जाओ, टेम्परेचर और एंजाइम का सेम ग्राफ बनता है। ये देखो, सेम चीज, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देख बेटा, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो सबसे मैक्सिमम एंजाइम की एक्टिविटी को शो करते हैं हमारे एंजाइम। इससे नीचे टेम्परेचर मिलेगा तो भी एक्टिविटी घटेगी, इससे ऊपर टेम्परेचर मिलेगा तो भी एक्टिविटी घटेगी। सेम चीज बेटा, इस टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। अरे बात समझ में कि नहीं? अब एक ग्रेट थंब रूल सुन ले, एक ग्रेट थंब रूल सुन लो, बहुत काम आएगा आप लोगों के। थंब रूल क्या कहता है? कि अगर आप हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे, 10 डिग्री राइज करोगे टेम्परेचर में, तो आपकी रिएक्शन का रेट बेटा डबल हो जाएगा। समझो, अगर आप क्या कर रहे हो, अपनी रिएक्शन में हर वक्त टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, कितने डिग्री से? 10 डिग्री से। हर बार 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो जाएगा। कहने का मतलब देखो, अगर आप 0 डिग्री टेम्परेचर पे कोई काम कर रहे हो, 0 डिग्री टेम्परेचर पे काम कर रहे हो, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा जो, मान लो 100 मॉलिक्यूल कितने में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा? 200 में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी 100 का 200 हो रहा है, ठीक है ना। 100 का 200 हो रहा है, ठीक है। 100 का 200 नहीं, समझो, दोबारा समझो, 100 का 200 नहीं करते। मान लो 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे पास 100 मॉलिक्यूल बन रहे हैं किसी चीज के। जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दूंगा तो 100 की जगह बेटा क्या बनने लग जाएंगे? 200 मॉलिक्यूल बनने लग जाएंगे। क्या बनने लग जाएंगे? 200 मॉलिक्यूल बनने लग जाएंगे। लेकिन बेटा ऐसा हर बार 10 डिग्री बढ़ाओगे तो जरूरी नहीं है हर बार रिएक्शन डबल हो।
एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब देखो इधर देखो, समझाता हूं यहां पे, समझाता हूं यहां पे। ये मिटेगा कैसे यार, ये इससे मिटेगा क्या? ये रबड़ है क्या? नहीं, ये रबड़ है क्या? अरे अच्छा, एक सेकेंड, ये रबड़ काम क्यों नहीं कर रही है? चलो कोई नहीं, यहां समझा देता हूं, यहां समझाता हूं, देखो यहां समझाता हूं, देखो कहने का मतलब क्या कह रहा हूं। मान लो ये मैं ग्राफ बना रहा हूं बेटा, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, देख टेम्परेचर का, देख टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर का ग्राफ बनाती, देख मान ले यहां पे टेम्परेचर था क्या, यहां पे टेम्परेचर था, देख मान लेते हैं 10 डिग्री टेम्परेचर था। क्या था? जब यहां पे 10 डिग्री टेम्परेचर था तो हमारा एंजाइम, एक एंजाइम बेटा हमारा 100 मॉलिक्यूल बना रहा था। क्या बना रहा था? 100 मॉलिक्यूल बना रहा था। जैसे ही मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर राइज किया, जैसे ही मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर क्या किया, राइज किया, 10 का कितना किया, 20 डिग्री सेल्सियस किया, तो रेट बेटा डबल हो जाएगा। तो अब की बार 100 की जगह कितने मॉलिक्यूल बन रहे होंगे बेटा? 200 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब फिर मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर राइज किया, 10 की जगह कितना कर दिया आपकी बारी, देख 10 की जगह मैंने कितना कर दिया आपकी बारी, यहां पे देख 30 डिग्री टेम्परेचर कर दिया। कितना कर दिया? 30 डिग्री। जैसे ही मैंने, अच्छा देख टेम्परेचर यहां दिखता है वैसे, देख 10 है ना, इसका क्या हो गया 20, इसका क्या हो गया 30। जैसे ही मैंने 10 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ाया तो अब की बार 200 की जगह क्या होगा, इसका डबल, 400 मॉलिक्यूल, है ना। अब देख ये सबसे बढ़िया टेम्परेचर है जिसपे हमारा एंजाइम सबसे मैक्सिमम काम करेगा। मान ले से लाइक दिस इज द 40 डिग्री सेल्सियस। इस 40 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो 40 नहीं, चलो 50 लेते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो ये क्या बोलते हैं एंजाइम है, वो बेटा 1000 मॉलिक्यूल बना रहा था। क्या बना रहा था? 1000 मॉलिक्यूल। ये एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? किस टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। और मैंने ये भी बताया कि यहां से अगर मैं शुरू कर रहा हूं तो हर एक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरा रिएक्शन का रेट डबल होता जा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इसके आगे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इससे अगर आगे अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के इसको 60 करोगे, 60 करोगे तो बेटा अगर इसका रिएक्शन देखो, यहां पे देखो, अगर अब इसको तुम लोग 60, देखो टेम्परेचर 50 था यहां, इसको यहां पे अगर आप 60 डिग्री करोगे तो देखो एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है बेटा, हाफ होने लगती है। हाफ मतलब रेट क्या होगा बेटा, रेट क्या होगा इसका, हाफ होने लगेगा। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए। रेट ऑफ रिएक्शन डबल भी हो सकता है और हाफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंचे हो कि नहीं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो और उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच गए, तब तक तो रिएक्शन डबल, रेट डबल होता रहेगा। लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऊपर बढ़ाओगे तो रेट हाफ होता चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई थिंक सारी बातें समझ में बेटा आ रही होंगी। अरे बोलो, अरे बोलो। अब आ जाओ, मैंने क्या पढ़ा दिया, देख मैंने चेंज बता दिया, मैंने पीएच की वजह से क्या चेंज आ सकता है, टेम्परेचर का समझा दिया, यहां पे ग्रेट आपको थंब रूल भी समझा दिया, है ना, थंब रूल जिसमें 10 डिग्री वाला सिस्टम था वो भी समझा दिया। अब आ जाओ बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब देख, अब हमारी एंजाइम एक्टिविटी, हमारी एंजाइम एक्टिविटी एक और चीज पे डिपेंड करती है कि सबस्ट्रेट कितना कंसंट्रेशन में है। क्या बोला मैंने? कितना सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। देख पढ़ाता हूं यहां पे, समझाता हूं, देखो देखो समझा रहा हूं। इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो समझाने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कितना खराब बन रहा, कितना खराब बन रहा, देखो ढंग से बनाता हूं, देख ढंग से बनाता हूं, देख सीधी लाइन तो मेरे से, सीधी लाइन तो मेरे से जिंदगी में नहीं खींची थी, पता नहीं कब सीखूंगा सीधी लाइन खींची। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है ना। देख आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है ना। ये बेटा, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे रख रहा हूं बेटा वेलोसिटी। भाई मैंने आपको पहले ही बोला था, वेलोसिटी को, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं वेलोसिटी भी कहता हूं। बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बेटा इस तरफ रख दिया मैंने वेलोसिटी और इस तरफ रख दिया मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। अब देख इसका ग्राफ कैसा बनता है, देख जैसे 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 मैं क्या करूंगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाता चलूंगा, बढ़ता चलूंगा, बढ़ता चलूंगा, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चलेगा, लेकिन एक टाइम पे आके बेटा कांस्टेंट हो जाता है।
एक टाइम पे आके क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। समझो मेरी बात। देख मैंने सबस्ट्रेट इतना रखा तो देख वेलोसिटी बढ़ी, सबस्ट्रेट और बढ़ाया, देख कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट और बढ़ाया, वेलोसिटी रिएक्शन की और बढ़ गई, और बढ़ाया और बढ़ गई, और बढ़ाया और बढ़ गई। देख मैक्सिमम मैंने इतना सबस्ट्रेट किया है ना, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्या हो गई मेरी इस रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। इसके बाद मैं जितना भी सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ाऊं, जितना भी सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ाऊं, ये वेलोसिटी आगे नहीं बढ़ रही बेटा, ये कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। क्यों हो गई ये समझो, समझो बॉस। एंजाइम्स लिमिटेड होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मान लो 500 एंजाइम्स थे, ठीक है ना, और मैंने क्या किया, पहले 50 सबस्ट्रेट रखे, क्या रखे, 50 सबस्ट्रेट डाल रखे थे। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कितने की थी, 50 की थी। तो 500 में से 50 एंजाइम ने तो सबस्ट्रेट को आसानी से पकड़ लिया, अभी भी 450 एंजाइम खाली बचे हैं। मैंने और सबस्ट्रेट बढ़ा दिए, 50 का बेटा 200 कर दिया। जैसे ही 200 सबस्ट्रेट कर दिए तो क्या होगा, देख 200 सबस्ट्रेट को एंजाइम पकड़ेगा, एंजाइम पकड़ेगा तो अब की बार एंजाइम कितने खाली रह गए, मात्र 300। ऐसे करते करते मैंने क्या किया, 500 सबस्ट्रेट डाल दिया, 500 सबस्ट्रेट डाल दिया, और मेरे पास कितने एंजाइम से बेटा, 500 एंजाइम से। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इन्होंने क्या किया, 500 के 500 एंजाइम बुक्ड। अब अगर बेटा मैं 500 की बात 501 भी डालूंगा ना, एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल और ऐड करूंगा, तो मेरे पास एंजाइम्स ही नहीं है, मेरे पास एंजाइम्स ही खत्म हो गए। जब एंजाइम्स ही खत्म हो गए तो क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी नहीं। तो रिएक्शन होगी नहीं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, एक टाइम पे आके इसकी कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। कहने का मतलब रिएक्शन कांस्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे पास अब एंजाइम्स बचे ही नहीं। सारे एंजाइम्स, सारे के सारे एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके जुड़ चुका है, अब हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो मैं कितना मर्जी सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ा दूं, जितना मर्जी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, अब रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब और चीज समझते हैं इसके अंदर, एक चीज और समझेंगे, एक चीज और समझेंगे। देख एक चीज और समझेंगे, देख देख यहां पे ये है बेटा वेलोसिटी और ये क्या सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। अब देख ग्राफ बना कुछ ऐसा, ग्राफ बना कुछ ऐसा, ठीक है ना, ग्राफ कुछ ऐसा बना। देख अब क्या हुआ, देख ये मैंने बताया बेटा, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। देख अब ये क्या है, ये है बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा, वी मैक्स बाय 2, है ना। वी मैक्स बाय 2 को बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा जब होगा, मान लो ये मैक्सिमम वेलोसिटी का जो आधा होता है, इस टाइम पे जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है उसको बेटा बोलते हैं के एम। क्या बोलते हैं, के एम। समझो मेरी बात, मैक्सिमम वेलोसिटी तो तब पहुंचेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कब पहुंचेगी, वेरी गुड, मैक्सिमम वेलोसिटी तब पहुंचेगी जब सारे के सारे एंजाइम सारे के सारे सबस्ट्रेट को लेकर बैठ गए। अब उसके बाद वेलोसिटी आगे नहीं बढ़ेगी। उस रिएक्शन की हाफ वेलोसिटी कब पहुंचेगी, जब सबस्ट्रेट का लेवल यहां कुछ होगा। देख इस वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी कब पहुंचेगी, जब सबस्ट्रेट का लेवल क्या होगा, ये होगा। और इसको बोलते हैं बेटा माइकल्स मेंटन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, माइकल्स मेंटन कांस्टेंट। मतलब ये वो वैल्यू है जहां पे हमारी रिएक्शन की स्पीड अपनी मैक्सिमम की हाफ पहुंच गई होगी, अपनी मैक्सिमम की हाफ पहुंच गई होगी। समझो मेरी बात, समझो मेरी बात। अब ये जो माइकल्स मेंटन कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है, समझो। ये डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती है। सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती है, यानी कितनी अच्छी एफिनिटी है, यह पता लगाता है हमारा केएम कांस्टेंट। जितनी ज्यादा अच्छी दोस्ती, जितना ज्यादा अच्छी एफिनिटी, उतना ही केएम की वैल्यू कम आती है। बेटा समझा रहा हूं, समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जितना ही इनकी दोस्ती अच्छी नहीं होगी, उतना ही केएम का वैल्यू बेटा ज्यादा आएगा। जितना ही दोस्ती अच्छी होगी, उतना ही केएम के वैल्यू कम आएगा। जितना ही ज्यादा होगा, उतना ही वैल्यू कम आएगा। समझाऊं, समझ, समझाता हूं, समझ। देख क्या दिक्कत है,
इस पूरी रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचने के लिए, इस पूरी रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचने के लिए मुझे इतना सबस्ट्रेट खर्च करना पड़ता है, मुझे इतना अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, मान लो वाई अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट मुझे खर्च करना पड़ता है। समझो मेरी बात, अगर रिएक्शन को पूरा कराना है तो, ठीक है। अब समझो, जैसे ही, अच्छा इसका अगर मुझे आधी स्पीड पानी है, आधी स्पीड पानी है, तो इतने से सबस्ट्रेट लेवल पे, इतने से सबस्ट्रेट लेवल पे मुझे इस स्पीड की आधी, इस रिएक्शन की आधी स्पीड की वेलोसिटी मिल गई होगी, आधा रिएक्शन खत्म हो गया होगा मतलब। अब समझ मेरी बात, अब समझ मेरी बात। अब देख क्या है, अब देख, अगर सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में अच्छी दोस्ती होगी तो ये जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे, और अगर जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे तो हमारे को मैक्सिमम वी मैक्स जल्दी मिल जाएगा। वी मैक्स क्या मिल जाएगा? जल्दी मिल जाएगा। और अगर मुझे वी मैक्स जल्दी मिल जाएगा तो कहने का मतलब वी मैक्स जो मुझे कहीं यहां इस लेवल पे जाके मिल रहा था, इस लेवल पे जाके मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं वो मुझे यही मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे वो क्या मिलेगा बेटा? यही मिल जाएगा। अगर इनकी क्या होगी? अगर इनकी दोस्ती अच्छी होगी तो। अगर वी मैक्स मुझे यही मिल गया तो मुझे इसकी रिएक्शन वी मैक्स बाय 2 बेटा यहां मिल गया होगा, कहीं ना कहीं वी मैक्स बाय 2 इसके भी, इससे भी पहले मिल गया होगा। वी मैक्स बाय 2 मतलब कहां मिल गया होगा? देख मेरे को यहां मिल गया होगा, तो देख Km की वैल्यू मेरी और भी कम हो गई होगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब हमारा जो Km वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा एंजाइम की एक्टिविटी से। जो हमारा Km की वैल्यू है, माइकल्स मेंटन कांस्टेंट है, वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंजाइम की एफिनिटी से। एंजाइम की एफिनिटी ज्यादा, Km की वैल्यू कम, एंजाइम की एफिनिटी कम, Km वैल्यू ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आया? क्या मेरी बात समझ में आई? आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। Km बेटा वो वैल्यू है, माइकल्स मेंटन कांस्टेंट वो वैल्यू है जिसमें मेरी रिएक्शन की स्पीड हाफ अटेन हो गई होगी, हाफ अटेन हो गई होगी। अगर हाफ अटेन हो गई है उसको बोलते हैं माइकल्स मेंटन कांस्टेंट। अब मेरी बात समझ, अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट बहुत अच्छे आपस में मिलजुल रहे तो वो जल्दी रिएक्शन कराएंगे, जल्दी रिएक्शन कराएंगे तो मेरे को मैक्सिमम स्पीड जो होगी रिएक्शन की वो जल्दी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो मुझे यहां मिल रही थी पहले वो मुझे यही मिल जाएगी, तो मुझे मैक्सिमम स्पीड पहले ही मिल गई। जो पहले जो मुझे वी मैक्स बाय 2 यहां मिल रहा था, कहां मिल रहा था? यहां मिल रहा था, लेकिन अब की बार बेटा देख मुझे कहां मिल जाएगा? इससे भी पहले मिल जाएगा। जैसे ही वी मैक्स पहले मिल जाएगा तो इसका माइकल्स कांस्टेंट भी देखूंगा तो वो भी मुझे क्या पड़ेगा? देख यहाँ पे, ये देख मुझे माइकल्स कांस्टेंट मुझे ये भी पहले मिल जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब जितना अच्छा एंजाइम की एफिनिटी उतना ही Km की वैल्यू बेटा कम आएगी। आई थिंक सारी बातें क्लियर है, आई थिंक सारी बातें क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देख, अब मैंने तुम्हें क्या बताया? टेम्परेचर बता दिया, पीएच बता दिया, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बता दिया। अब एक और तरीके से हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। एक और तरीके से, क्या तरीका है? देखो, इसे बोलते हैं बेटा इनहिबिटर। अब मान लो मेरा कोई एंजाइम है, ये कोई एंजाइम है, ये देख ये कोई एंजाइम है ना, और ये है बेटा कोई सबस्ट्रेट, यहां लिखा होगा देख, तो पहले पढ़वा देता हूं, है ना। अब पढ़वा के बता देता हूं। देख ये कोई एंजाइम है बेटा, इससे मुझे क्या जोड़ना है? सबस्ट्रेट। इससे मुझे क्या जोड़ना है? सबस्ट्रेट। अब देख इसी सेम सबस्ट्रेट का कोई और केमिकल आ गया, कोई और केमिकल आ गया सेम सबस्ट्रेट का, मतलब सेम स्ट्रक्चर का कोई और केमिकल आ गया, अलग स्ट्रक्चर है, अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना, डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर है मतलब, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। तो वो क्या करेगा? इस सबस्ट्रेट को बाइंड ही नहीं करने देगा और जाके क्या करेगा? खुद जुड़ जाएगा। जाके क्या कर, देख कितना चंटा है, जाके खुद जुड़ जाएगा। देख सबस्ट्रेट को जुड़ना था लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंस आ गया जिसका सेम शेप सेम साइज था। जब सेम शेप सेम साइज था तो एंजाइम से जुड़ गया। अब एंजाइम से जुड़ गया तो क्या ये सबस्ट्रेट जुड़ पाएगा इसके साथ? नहीं जुड़ पाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया? इस केमिकल ने इस सबस्ट्रेट के साथ क्या किया? कंपटीशन किया। क्या किया बेटा? कंपटीशन किया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? कंपटीशन किया। जैसे ही कंपटीशन किया तो इसने क्या किया? इस सबस्ट्रेट का जो आगे जाके प्रोडक्ट बनना था उसको क्या करा दिया बेटा? इनहिबिट करा दिया। क्या करा दिया? इनहिबिट।
अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इनहिबिट हो गया। तो अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। देखो देखो यहां पे कहां गया, हाँ, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम। देख, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल, आगे देख, शट्स ऑफ एंजाइम, अगर किसी केमिकल ने बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को ही बंद कर दिया तो ऐसा को बोलते हैं बेटा इनहिबिशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन, और उस केमिकल को बोलेंगे बेटा इनहिबिटर। मतलब यहां पे जो इनहिबिटर था वो ये था, यहां पे जो इनहिबिटर था वो ये केमिकल था। अब देख, जब इनहिबिटर बेटा क्लोजली रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट से इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जब वो इनहिबिटर, वो मॉलिक्यूल, वो जो सब्सटेंस है वो क्लोजली बिल्कुल हूबहू लगभग दिख रहा है हमारे सबस्ट्रेट की तरह, तो वो क्या करता है, हमारा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करता है। क्यों, कैसे इनहिबिट करता है कि अब की बार क्या करेगा, सबस्ट्रेट से कंपटीशन करेगा, सबस्ट्रेट को कंपटीशन करेगा, मतलब सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं देगा, जाके खुद जुड़ जाएगा। इसे बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? देख, ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, क्यों, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बहुत ज्यादा मिल रही थी, किससे, सबस्ट्रेट से। तो इनहिबिटर कॉम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसकी वजह से क्या हुआ, सबस्ट्रेट क्या हुआ, वो बाइंड नहीं कर पाया और हमें रिजल्ट मिला ही नहीं, और हमारा एंजाइम क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कि यहां पे एग्जांपल दे रखा है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, देख, एग्जांपल क्या है, देख, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। समझ मेरी बात? अरे ये क्या हुआ, हिल गया, अरे देख, देख क्या हुआ, एक एंजाइम है ये बेटा, अरे व्हाट इज दिस, एक, क्या हो गया इसको भाई, अरे भाई, अरे ये क्या हो रहा है इसके अंदर, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, चल गया, चल गया, मैं डर गया भाई। देख देख देख, दोबारा बनाता हूं, एक सेकंड भाई, अगर ये खराब हो जाता ना कसम से मैं रोना आया था, बहुत महंगा है। देख, ये देख, ये एक एंजाइम है, ये क्या है, एक एंजाइम है। एक सेकंड, सी स्क्वायर आई ओ अल्फा एस स्क्वायर एफ एम ओ, ठीक है ना। अब देख बेटा, ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है बेटा सक्सिनेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। एक एंजाइम है बेटा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है, समझो, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है, एक इसके पास ये एक सबस्ट्रेट को बाइंड करवाता है। इस सबस्ट्रेट का नाम है बेटा सक्सिनिक एसिड। क्या नाम है, सक्सिनिक एसिड, ठीक है ना। ये सक्सिनिक एसिड क्या करता है, ये सबस्ट्रेट क्या करता है, ये सबस्ट्रेट इसके साथ बेटा बाइंड करना चाहता है। क्या करना चाहता है, बाइंड करना चाहता है, और एक प्रोडक्ट बनाना चाहता है। एक क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। वो प्रोडक्ट होता है बेटा फ्यूमरेज। वो प्रोडक्ट क्या होता है, फ्यूमरेज नहीं, फ्यूमेरिक एसिड। क्या बनाएगा बेटा, फ्यूमेरिक एसिड। लेकिन अब हुआ क्या, समझो, इसी सक्सिनिक एसिड जैसा एक और स्ट्रक्चर दिखता है, एक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे बोलते हैं बेटा, जिसे बोलते हैं मेलोनेट। क्या बोलते हैं, मेलोनेट। अब ये मेलोनेट क्या करेगा बेटा, बिल्कुल दिखता है सक्सिनिक एसिड की तरह, तो अब की बार क्या करेगा, ये इससे के साथ कंपटीशन करेगा, और इसको ना आने की जगह ये खुद आके बाइंड कर जाएगा। ये खुद आके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। जब ये बाइंड कर जाएगा तो ये रिएक्शन आगे हो ही नहीं पाएगी, और अगर ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी तो हमारा एंजाइम क्या हो गया बेटा, इनहिबिट हो गया। इनहिबिट क्यों हुआ, क्योंकि किसी ना किसी ने कंपटीशन किया है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बात समझ में, एक और होता है बेटा, एक और होता है, अच्छा यही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसी प्रोसेस का हम यूज करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स
आर ऑफन यूज इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया के पैथोजन को रोकने के लिए हम ऐसी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं जो एक्ट करती है एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। बात समझ में है कि नहीं, बात समझ में है कि नहीं, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया है ना। तो एंजाइम्स, कुछ एंटीबायोटिक्स भी हमारी इसी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पे ही काम करती है। मतलब हम ऐसे केमिकल्स डालते हैं जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर जैसे होते हैं। अब वो स्ट्रक्चर वहां ना जुड़ के हमारे केमिकल्स वहां जुड़ जाते हैं, हमारे केमिकल्स वहां जुड़ गए तो वो स्ट्रक्चर वहां जुड़ नहीं पाएंगे तो वो आगे पनप नहीं पाएंगे, केमिकल नहीं बना पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। ऐसा होता है, ठीक है। एक और तरीका होता है बेटा जिसे बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मतलब इनहिबिशन तो इसमें भी हो रही है लेकिन कंपटीशन नहीं होगा। होता क्या है, देख यहां पे, मान ले ये एक एंजाइम है, मान ले ये क्या है, एंजाइम है। इस एंजाइम से जुड़ना है बेटा एक सबस्ट्रेट, है ना। अब ये एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ना है यहां पे। अब क्या होता है, एंजाइम के पास क्या होती है ना, अब मान लो कोई इनहिबिटर आया, इनहिबिटर क्या करेगा, अब इससे कंपटीशन नहीं करेगा। वो इनहिबिटर जाके एंजाइम की एक्टिव साइट, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट से ना जुड़ के एंजाइम की एक साइट से जुड़ता है जिसे बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं बेटा, एलोस्टेरिक साइट। ये अदर देन एक्टिव साइट है। अब ये इनहिबिटर क्या करा, एलोस्टेरिक साइट पे जाके जुड़ गया, ये एलोस्टेरिक साइट पे जाके क्या कर गया, जुड़ गया। जैसे ही ये जुड़ा तो जुड़ने के बाद क्या होता है, हमारा ये एंजाइम अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। इसकी एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर क्या होगी, मान लो चेंज। अब ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब ये एक्टिव साइट चेंज होगी। अब एक बात बताओ, क्या इसके अंदर ये सबस्ट्रेट जुड़ पाएगा, नहीं, क्योंकि इसके अंदर अगर सबस्ट्रेट जुड़ना है तो वो सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कैसा है, ऐसा। तो ये जुड़ नहीं पाएगा तो रिएक्शन हो नहीं पाएगी तो बेटा अगेन इनहिबिटर हो गया, अगेन हमारी रिएक्शन इनहिबिट हो गई। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चल बेटा अब आगे आ जा, अब आगे पढ़ रहे हैं, 2 ही टॉपिक रह गए। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। देख, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स हैव बीन डिस्कवर्ड, बहुत सारे डिस्कवर हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है ना। अब इनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन ये करवाते हैं उसके हिसाब से हमने इनको अलग अलग क्लास में बांट दिया, है ना। तो एंजाइम्स को हमने 6 क्लासेस में बांटा है, हर एक क्लास की बेटा 4 से 13 सब क्लासेस है। हमने एंजाइम्स को 6 क्लास में बांट दिया, हर एक क्लास की 4 से 13 सब क्लास होती है, और हम लोग बेटा इसको 4 डिजिट नंबर के हिसाब से नाम देते हैं। किसी भी एंजाइम को अगर नाम देना है तो हम लोग 4 डिजिट नंबर में नाम देते हैं। 4 डिजिट, कोई भी 4 डिजिट होगी, वो एक अलग कोड का तरीका होता है कि ये नंबर देना है, कि क्या नंबर देना है, वो अलग तरीका होता है। जैसे मान लो पहला नंबर बताता है इसका क्लास, दूसरा नंबर बताता है बेटा इसका सब क्लास, ऐसी तीसरा नंबर कुछ बताता है, चौथा नंबर कुछ बताता है, ठीक है ना। तो वो एक पूरा टेबल दे रखा होगा, इसमें नहीं दे रखा, आपको पढ़ना भी नहीं है, अलग से कुछ दे रखा होता है, ठीक है। तो देख 6 क्लासेस पढ़नी है, इतना बता दूं, हर एक क्लास की 4 से 13 सब क्लासेस है। सब क्लासेस बेटा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। देखो 6 क्लास पढ़नी है। ऑथ याद करने का तरीका क्या है, ऑथ लिल करके याद करना है। ओ का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये कौन सी क्लास है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, या इसी को बोलते हैं बेटा डीहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजिनेज। इसमें देख, इसमें वो वाले एंजाइम्स आएंगे जो क्या करवाते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाते हैं। जैसे एग्जांपल देख, एक सबस्ट्रेट था एस जो पहले क्या था, रिड्यूस था, और एक था एसडेक्स, वो क्या था, ऑक्सीडाइज था। अब मैंने यहां पे कौन सा एंजाइम यूज किया, ऑक्सीडो रिडक्टेज, जैसे कि डीहाइड्रोजिनेज, है ना। ये डीहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, जो पहले सबस्ट्रेट रिड्यूस था उस सबस्ट्रेट को उसने ऑक्सीडाइज कर दिया, और जो पहले ऑक्सीडाइज था उसने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। अगला एंजाइम देखो बेटा, ट्रांसफरेज। क्या है ये, ट्रांसफरेज। अब देख, ट्रांसफरेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं ग्रुप का, कोई भी ग्रुप लगाओ उसको ट्रांसफर करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन को नहीं करेंगे। अगर हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रांसफरेज एंजाइम नहीं करा रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एंजाइम डाला,
तो उसने हाइड्रोजन को इधर से उधर कर दिया, वो एंजाइम बेटा ट्रांसफरेज नहीं माना जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, एग्जांपल देख, मान ले ये सबस्ट्रेट था कोई, उसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, और यहां पे कोई एक सबस्ट्रेट था दूसरा। अब मैंने जैसे ही ट्रांसफरेज एंजाइम यूज किया, कोई भी एंजाइम हो सकता है, उसने क्या किया, इस सबस्ट्रेट से इस ग्रुप को हटा दिया, बात समझ में आ रही है, और इस सबस्ट्रेट से जोड़ दिया। इसी को तो बोलते हैं बेटा ट्रांसफर करना, इसी को तो क्या बोलते हैं, ट्रांसफर करना। अब आ जाओ आगे, अब आते बेटा, देखो मैंने दो पढ़ा दिए, ये ओ से बता दिया, आई से बता दिया। आई से क्या है बेटा, ट्रांसफरेज। अरे क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है आज। ओ माय गॉड, ये हो गया बेटा ट्रांसफरेज, पता नहीं क्या हो रहा है, छोड़ो, ठीक है ना, ट्रांसफर। अब देख आता है बेटा अगला हाइड्रोलेस। अब हाइड्रोलेस क्या होगा, ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो बॉन्ड को तोड़ेंगे, बॉन्ड को क्या तोड़ेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी के प्रेजेंस में जो एंजाइम्स बॉन्ड को तोड़ दे, वो होता है बेटा हाइड्रोलेस में आएंगे। क्या आएंगे, हाइड्रोलेस में। देख ऑक्सीडेटिव ट्रांसफरेज, एच से क्या हो गया, हाइड्रोलेस, ठीक है ना। अब देख जितने भी बॉन्ड, मैंने आपको याद है पढ़ाया होगा, जितने भी बॉन्ड पानी से, मैंने पढ़ाया था एस्टर बॉन्ड, पानी निकाला एस्टर बॉन्ड बन गया, पानी निकाला पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो मैं जब भी पानी निकाल रहा था तो क्या हो रहा था, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था। अब इन्हीं सब बॉन्ड्स के अंदर मैं पानी दे दूं, इसी बॉन्ड के अंदर मैं पानी दे दूं, तो वो ये बॉन्ड टूट भी जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम बेटा हाइड्रोक्सीलेज। बात समझ में आई कि नहीं आई? एग्जांपल देख बेटा, एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सीसी बॉन्ड, हेलाइड बॉन्ड, फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड, जितने भी ये बॉन्ड है इन सब में पानी डाल, हाइड्रोलेस एंजाइम इसको आके तोड़ देगा। अगला आ जाए एल। एल से होता है बेटा लाइसेस। अब ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो क्या करेंगे, ग्रुप्स को तो हटाएंगे, लेकिन इनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती। अरे हाइड्रोलेस को बॉन्ड तोड़ने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोलेस को बॉन्ड तोड़ने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन लाइसेस को जोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए पानी की जरूरत नहीं करती। देखो, फॉर्म सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड। अब देखो मान लो ये कार्बन कार्बन है, इस पे दो ग्रुप है एक्स और वाई। अब मेरे को क्या करना है, इस एक्स वाई को हटाना है और पानी भी नहीं डालना। बिना पानी के अगर मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है तो मैं एंजाइम यूज करूंगा बेटा लाइसेस। क्या एंजाइम यूज करूंगा बेटा, लाइसेस। अब जैसे ही लाइसेस एंजाइम यूज करूंगा तो देख ये बॉन्ड भी हट गया एक्स, ये भी हट गया वाई, तो देख एक्स वाई हो गया, प्लस में बेटा डबल बॉन्ड आ गया। समझो हाइड्रोलेस में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन लाइसेस में डबल बॉन्ड बनता है। अरे क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? अगला एंजाइम देख बेटा, आई से होगा, आई मतलब आइसोमरेज। ये ऐसे एंजाइम होते हैं बेटा जो इंटर कन्वर्जन करते हैं, जैसे इसमें ऑप्टिकल जियोमेट्रिक, कहने का मतलब स्ट्रक्चर सेम होंगे, ओ सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर में फर्क आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर में फर्क आ जाएगा। किसी में कार्बन में OH ग्रुप यहां होगा, किसी में यहां कर देंगे, किसी में नीचे कर देंगे, किसी में ऊपर कर देंगे, है ना। तो ये सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो आप पढ़ते हो वो सब आप पढ़ेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका एग्जांपल क्या है, ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं ना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना। तो क्या होता है यहां पे देख, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद बनता क्या है, ग्लूकोज सॉरी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो देख ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फर्क है, 6 फॉस्फेट तो बराबर ही बराबर है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। तो एंजाइम यूज हो गया बेटा आइसोमरेज। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है बस, ठीक है। और लास्ट आ गया बेटा एंजाइम जिसे बोलते हैं लाइगेज। क्या बोलते हैं, देख एल से हो गया ऑथिलिल, खत्म, लाइगेज। अब ये ऐसे हैं जो क्या करेंगे, एंजाइम्स कैटलाइजिंग टूगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, ये जोड़ने का काम करते हैं, ज्वाइन करेंगे। देख यहां पे, देख यहां पे कैसे ज्वाइन करेंगे, देख यहां पे, देख कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ दिया, कार्बन को सल्फर से जोड़ दिया, कार्बन को नाइट्रोजन से जोड़ दिया, फास्फोरस को ऑक्सीजन के जोड़ दिया। तो ये इस टाइप की बॉन्ड बनाते रहेंगे, ऐसे को बोलते हैं लाइगेज। जैसे आप पढ़ोगे आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं आपको डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, ये डीएनए के स्ट्रैंड्स को जोड़ता है।
उनके बीच में बॉन्ड बनाता है। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बेटा ये सब हो गया पार्ट खत्म। अब लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देख अब लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे, पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो हाथ खड़ा करे, पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो हाथ खड़ा करे। अब बेटा एंजाइम्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंजाइम्स का क्या पढ़ेंगे? एक तरीके से टाइप्स। अब देख एंजाइम्स दो तरीके के होते हैं बेटा, बहुत कम बच गया, 2 ही पेज का टॉपिक है, टॉपिक खत्म हो जाएगा। एंजाइम्स बेटा 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बेटा सिंपल एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के बने हो, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के बने हो, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, खत्म, सिंपल प्रोटीन्स होते हैं ये। अब आ जाए बेटा कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं बेटा जिसमें प्रोटीन पार्ट भी हो और नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो। मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल में सिर्फ प्रोटीन, एग्जांपल पेप्सिन और ट्रिप्सिन। कॉन्जुगेटेड में प्रोटीन पार्ट भी मिलेगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलेगा। अब देख कॉन्जुगेटिव प्रोटीन्स को बेटा हम लोग होलो एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। अब देख कॉन्जुगेटेड को होलो एंजाइम भी कहते हैं और होलो एंजाइम में प्रोटीन पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। देख अगर प्रोटीन पार्ट है तो प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं बेटा एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं बेटा कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, कॉन्जुगेटिव प्रोटीन है, उसके अंदर प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। मतलब हमारा जो होलो एंजाइम है, हमारा जो होलो एंजाइम है यानी कॉन्जुगेटिव प्रोटीन है, वो प्रोटीन पार्ट यानी एपो एंजाइम से बना है, एपो एंजाइम से बना है, प्लस नॉन प्रोटीन, नॉन प्रोटीन यानी कोफैक्टर का मिलके बना है। तो ये बेटा नीट पीवाईक्यू में पूछ रखा है, होलो एंजाइम इज इक्वल टू में एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। सर आपने बोला कि एंजाइम्स तो प्रोटीन के बने होते हैं, मैक्सिमम मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, तो सर ये नॉन प्रोटीन वाला पार्ट क्या काम कर रहा है यहां पे? भाई नॉन प्रोटीन वाला पार्ट अगर ना हो तो हमारे एंजाइम्स बेटा नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, हमारे एंजाइम्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है नहीं क्लियर है? कोफैक्टर्स यानी नॉन प्रोटीन पार्ट क्या करते हैं? ये हमारे अगर चले गए, अगर रिमूव कर दिए गए तो हमारी जो कैटालिटिक पावर है एंजाइम की वो बेटा खो जाएगी हमेशा के लिए, मतलब एंजाइम काम ही नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब आ जाओ लास्ट पेज, ये लास्ट है। अयो पेज कहां गया? लास्ट तो ये वाला, लास्ट 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 नहीं से, हाँ लास्ट पेज। चल बेटा लास्ट पेज, लास्ट स्टेज कह रहा हूं, लास्ट पेज पढ़ते हैं, ठीक है ना? अब देखो, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बेटा वो है कोफैक्टर। अब हमें मेनली कोफैक्टर के बारे में पढ़ना है। अब देख एपो एंजाइम बता दिया, अब मेनली कोफैक्टर के बारे में पढ़ना है। देख अब ये कोफैक्टर क्या होता है बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट। एंजाइम का क्या है? नॉन प्रोटीन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, नॉन प्रोटीन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? अब ये कोफैक्टर बेटा ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अरे ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन वाले कंपाउंड, इनऑर्गेनिक मतलब अदर देन कार्बन। अदर देन कार्बन जो होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे मेटल्स। समझो ऐसे एंजाइम्स के पार्ट जैसे कोफैक्टर बोल रहे हैं बेटा, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो क्या है? जैसे मेटल्स। अगर ये मेटल्स ना हो तो हमारे एंजाइम्स कैटलाइज ही ना कर पाए। जैसे देखो जिंक आयन, अभी मैंने आपको पढ़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस को जिंक आयन ना मिला तो ये ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा, इवन काम ही नहीं करेगा। दैट्स वाई कोफैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोफैक्टर नहीं मिला तो एंजाइम किसी काम का नहीं है, चाहे उस पर कुछ भी हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब ये कोफैक्टर मैंने बताया ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आते हैं बेटा मेटल्स जैसे कि जिंक आयन। बात समझ में आई? जिंक आयन इज इंपॉर्टेंट फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। सेम चीज
अगर हमारे सलाइवरी अमाइलेज को काम करना है, सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं हमारे मुंह में जब खाना आता है तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़ता है हमारे थूक के अंदर पड़ा हुआ सलाइवरी अमाइलेज। अगर उसको क्लोराइड आयन ना मिले तो ये काम ही नहीं करेगा। सेम चीज टायरोकाइनेज को अगर कॉपर आयन ना मिले तो काम नहीं करेगा। हेक्सोकाइनेज काम नहीं करेगा अगर मैग्नीशियम आयन ना मिले। तो बेटा याद करने के लिए आपको सिर्फ जिंक आयन याद करना है और मैग्नीशियम आयन याद करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जिंक और मैग्नीशियम याद करना है, ठीक है ना। लास्ट आ जाओ ऑर्गेनिक पार्ट, लास्ट आ जाओ ऑर्गेनिक पार्ट। अब ये ऑर्गेनिक पार्ट में दो पार्ट्स होते हैं। इस ऑर्गेनिक पार्ट्स में क्या है बेटा, दो पार्ट्स है। एक है बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक है कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। अब देख ये ऑर्गेनिक पार्ट है तो नॉन प्रोटीन पार्ट ही। अब ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट जो प्रोटीन पार्ट यानी एपोएंजाइम से टाइटली बाइंड होंगे उनको बोलते हैं बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ठीक है ना, और जो लूजली बाउंड हो हमारे एपोएंजाइम से, लूजली बाउंड हो, ऐसो को बोलते हैं बेटा कोएंजाइम्स। क्या बोलते हैं, कोएंजाइम्स। क्या मेरी बात क्लियर है। अगर टाइटली बाउंड है एपोएंजाइम से तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, लूजली बाउंड है तो एपोएंजाइम कहते हैं। अब देख एग्जांपल देख, जो हमारा हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप है वो टाइटली अटैच्ड है बेटा पर ऑक्सीडेज और ऑक्सीडेज से। ये दोनों एंजाइम है, ये दोनों क्या है, एंजाइम है। तो हीम ग्रुप हमारा टाइटली अटैच्ड है पर ऑक्सीडेज एंड ऑक्सीडेज से। और पर ऑक्सीडेज तो बेटा एक रिएक्शन और कैटलाइज करता है, यहां देखो लिखा हुआ है मैंने। ये क्या करता है, ये तो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ये पर ऑक्सीडेज इसको पानी प्लस ऑक्सीजन में तोड़ देता है, पानी प्लस ऑक्सीजन में तोड़ देता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो अब देख कोएंजाइम की बात करूं तो ये लूजली बाउंड एपोएंजाइम है। एग्जांपल देख NAD, NADP कोएंजाइम ए। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। NAD, NADP कोएंजाइम ए। फुल फॉर्म क्या है इसकी NADP की, N एसिटाइल डाइफॉस्फेट। ठीक है ना। तो याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना करो, नहीं करना मत करो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ये इसके एग्जांपल आप याद रखना, बस इसके एग्जांपल आप याद रखना। अब जो मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं बेटा वो समझ। सवाल यहां से आ रखा है, देख द एसेंशियल केमिकल कंपाउंड्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन। समझो जो एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स है जो कोएंजाइम्स को बनाने के लिए चाहिए वो बेटा विटामिन हैं। ये बात जितना अच्छे से समझ में आ जाए उतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे कि देख कहां गया, NADP की फुल फॉर्म देख, कहां गया NADP की फुल फॉर्म देख। एग्जांपल एक कोएंजाइम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, है ना। एन एसिटिल वाला थोड़ा अलग कर दिया मैंने, वो अलग बोल दिया, वो वाला मत गिनना भाई, वो गलत बोल दिया मैंने शायद, उसको छोड़ दो। यहां देख गलत बोल दिया, ठीक है, सॉरी। हाँ तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD की फुल फॉर्म, और इसमें क्या होगा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इन दोनों में बेटा जो मेन कंपोनेंट है वो है विटामिन नायासिन। क्या है, विटामिन नायासिन। क्या मेरी बात में कि नहीं। तो जो भी एसेंशियल कंपोनेंट है कोएंजाइम्स के वो बेटा विटामिन सी होते हैं। एग्जांपल बताया मैंने आपको NADP का, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इनमें विटामिन नायासिन होता है। ये बेटा नीट का सवाल है, नीट का सवाल है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बाकी बेटा ये सब मैं बता चुका हूं, बाकी सब मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा जिंक के बारे में देखो, जिंक हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए काम करता है। जिंक हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए काम करता है। ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए भी बेटा आपको याद रखना है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए भी बेटा आपको याद रखना है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। आई थिंक सारी बातें आपको यहां पे क्लियर हो गई हो। आशा करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।